आज दुनिया के मानचित्र पर एक इस्लामिक मुल्क ऐसा है जहां पर सड़कों पर सिर्फ लोग नहीं है बल्कि चौराहों पर सच खड़ा है। ईरान में जो चल रहा है उसे महज प्रदर्शन कहना हकीकत से बेमानी होगी। ये सिर्फ असंतोष नहीं, ये एक विद्रोह और बगावत है। बगावत महिलाओं के पैरों की जूती समझने वाले इस्लामी तानाशाही के खिलाफ 45 साल पहले मजहब की आड़ में क्रांति लाई गई थी। लच्छेदार और झूठे दावे किए गए थे, ठीक वैसे ही जैसे लव जिहाद की पीड़िताओं ने किया। प्यार, न्याय, सम्मान, बराबरी और ना जाने क्या क्या, लेकिन बदले में ईरानियों को आखिरकार मिला क्या? 4.5 साल दशक के बाद हाथ आई गरीबी, बेरोजगारी और हर सांस के साथ डर। महिलाओं के हिस्से में जेल आई, युवाओं के हिस्से में घुटन आई और देश के हिस्से में दुनिया की नफरत आई। आज वही जनता सड़कों पर खड़ी होकर यह कह रही है कि हमें मजहब नहीं बल्कि वतन चाहिए। अब ये कोई भावनात्मक नारा नहीं है, ये इस्लामी सत्ता के खिलाफ जनता की साफ तौर पर चार्जशीट है। ईरान की महिलाएं सिर्फ हिजाब उतार नहीं रही, वह उसे आग के हवाले तक कर रही हैं, क्योंकि अब उन्हें यह समझ आ चुका है कि हिजाब सिर्फ कपड़ा नहीं था, वह सत्ता का औजार था। युवा चीख चीख कर यह कह रहा है कि हमने मस्जिदों की मांग नहीं की थी, हमने रोजगार मांगा था। कुल मिलाकर ईरान से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियो आ रहे हैं वो इस्लामी मुल्क और शासन की एक एक परतें खोलती हैं। इधर ईरान में खामेनेई शासन के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन जारी है। जानकारी के मुताबिक अब तक 648 से अधिक लोगों की मौतें हो गई हैं। उधर ईरान में चल रहे इस जन विद्रोह को लेकर अमेरिका का रुख भी बहुत ज्यादा सख्त होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वॉशिंगटन खुलकर ईरान की मौजूदा इस्लामी शासन के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका न सिर्फ नैतिक समर्थन की बात कर रहा है बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी ईरान पर दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह चुके हैं कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वह आंतरिक मामला भर नहीं है, ये मानवाधिकार से जुड़ा संकट है और अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अमेरिका हस्तक्षेप से पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। ट्रंप प्रशासन का यह भी आरोप है कि खामेनेई के नेतृत्व वाला मुल्ला शासन अपने ही नागरिकों पर गोलियां चला रहा है, इंटरनेट बंद कर रहा है और दुनिया से सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका यह भी कह रहा है कि ईरान की जनता लोकतंत्र चाहती है, लेकिन उस पर मजहबी तानाशाही थोपी जा रही है। अमेरिका की इन चेतावनियों से तेहरान की सत्ता बुरी तरीके से बौखला गई है। ईरान ने पलटवार की धमकी दे दी है और अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देशों ने किसी भी तरीके की सैन्य हस्तक्षेप किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान का यह दावा है कि उसके पास जवाबी कार्रवाई की पूरी क्षमता है और वह किसी भी हमले का युद्ध मानकर प्रतिक्रिया दे देगा। यानी ईरान साफ संकेत दे रहा है कि आंतरिक विद्रोह अब अंतर्राष्ट्रीय टकराव की शक्ल भी ले सकता है। तो फिलहाल तस्वीरें जो है हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अपने ही पाले नागों से अब डसा जा रहा है ईरान और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये इस बात की सबूत है कि वहां पर स्थिति कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका का बढ़ता हुआ दबाव लगातार ईरान को परेशान कर रहा है, तो वहीं ईरान की संपत्तियां फ्रीज की और व्यापार पर रोक लगा दी गई। बता दें कि तेल और गैस सेक्टर में अमेरिकी कंपनियों के निवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। परमाणु कार्यक्रम को लेकर प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं। 2006 से 2010 के बीच की आपको बातचीत बता रहे हैं। बैंकिंग, हथियार और तकनीक से जुड़े सेक्टर को विशेष रूप से टारगेट किया गया था। ईरान के सेंट्रल बैंक पर 2012 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। स्विफ्ट सिस्टम से ईरानी बैंकों को बाहर किया गया था, यह भी 2012 की बात है। उसके बाद 2015 में परमाणु समझौते के कुछ देर बाद प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटाए गए थे। ट्रंप ने JCPOA से बाहर निकालकर सभी बड़े प्रतिबंध दोबारा लागू भी कर दिए थे। अब कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। AS बहल रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव है, विदेश मामलों के जानकार। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत संजीव जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बन रही है उसके बाद एक तरफ अमेरिका का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरी तरफ ईरान में जो भी कुछ हो रहा है उससे ये चीज समझ में आ रही है कि वहां की जनता मांग कुछ और रही थी, मिला कुछ और आज स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग सड़कों पर हैं, हमले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं कई लोगों की जान अब तक जा चुकी है। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? संजीव जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, एक बार माइक को आप अनम्यूट कीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है अभी तक? जी, अभी आ रही है जी। जी, देखिए प्रद्युम्न जी, जो ईरान के अंदर की वर्तमान की स्थितियां हैं उस स्थिति में ईरान को पहुंचाने में वहां की जो इस्लामिक
जो रिजीम जो कि 1979 से वहां पर स्थापित रही है, उसके अपने अनेक तरीके के जो विफलताएं रही हैं, उसकी वजह से आज स्थिति ऐसी बनी है। और उन विफलताओं में जाहिर है कि उनका ब्रूटल सप्रेशन जो ईरान की जनता का किया जाना भी एक कारण है। हालांकि ये जो वर्तमान का जो प्रोटेस्ट है, उसकी जो शुरुआत आर्थिक कारणों की वजह से हुई। मुद्रास्फीति की दर जिस तरीके से लगातार तेज गति से ऊंचे होती चली गई, जो रियाल का अवमूल्यन डॉलर के मुकाबले बड़ी तेज गति से हुआ, और ईरान में जो रिटेल वस्तुओं के जो दाम हैं, लोगों के इस्तेमाल की जो दैनंदिन इस्तेमाल की जो वस्तुएं हैं, वो लगातार महंगी होती गई हैं। लोगों को अपने घरों को चलाना मुश्किल साबित हो रहा था। तो ऐसे में लोगों के जो पेट पर जब भूख की बात आ जाती है, तो जाहिर है तो उसको दबा पाना बड़े से बड़े तानाशाहों के लिए हमेशा मुश्किल रहा है। और जब एक आर्थिक कारणों की वजह से वहां पर एक असंतोष, एक विद्रोह, एक गुस्सा ईरान की सड़कों पर दिखा, तो उसमें जो महिलाएं भी शामिल हुई, जो कि पहले से ही काफी वहां पर दमन और शोषण का शिकार रही हैं। और हमने ये देखा था कि महसा अमीनी की जिस तरीके से ईरान की तथाकथित मोरालिटी पुलिस, जो कि अपने अनैतिक कार्यों के लिए ही कुख्यात रही है, उनका महसा अमीनी का डिटेंशन इस मोरालिटी पुलिस ने किया और उनकी हत्या जब कर दी गई थी 2022 में, उसके बाद भी महिलाओं ने बहुत ही बड़े पैमाने पर ईरान में अपनी स्वतंत्रता और आजादी को लेकर के प्रदर्शन किए थे। और जाहिर है कि जब एक बार फिर से यहाँ पर प्रदर्शन, और उस प्रदर्शन को पहले के जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर के प्रदर्शन हुए थे, उसको ईरान के इस्लामिक रजीम ने बहुत ही ब्रूटली सप्रेस किया था, उस पर क्रैक डाउन किया था। अनेकों प्रदर्शनकारियों की पब्लिकली हैंगिंग की गई थी, उनको गोलियां मारी गई थी और पूरे प्रदर्शन को सप्रेस कर दिया गया था। लेकिन अभी आप देखिए तो आर्थिक कारणों की वजह से जो प्रदर्शन शुरू हुए, उसमें महिलाएं भी अब शामिल हो गई हैं। जो आप विजुअल दिखा रहे हैं, वो जाहिर है कि इसका एक प्रमाण है। इसी तरीके के लगातार विजुअल सामने आ रहे हैं। और लोकतंत्र की मांग करने वाले, शाह के शासन की मांग करने वाले जो भी वहां पर धड़े हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं। और इनको जो विदेशी शक्तियां हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद का पूरा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो अब सीधे से मिलिट्री इंटरवेंशन की बात भी कह दी है। तो ऐसे में इन प्रदर्शनकारियों के जो हौसले हैं और अधिक बुलंद हुए हैं। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहता हूं, यदि ईरान में ये जो इस्लामिक रिजीम है, इसका अगर पतन होता है, तो ये ईरान के लोगों के लिए अच्छा डेवलपमेंट होगा। कहीं ना कहीं और ये पूरे जो है रीजन में भी वो बिल्कुल खराब होती हुई नजर आ रही है। एजबाल जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम जो वीडियो साफ तौर पर दिखा रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है। और कहीं ना कहीं जो एक दंड के तौर पर इनको बुर्का पहनाया गया था, क्योंकि वहां की सोच आजकल यही देखने को मिल रही है कि जो महिला हैं वो लगातार बुर्का अपना उतार रही हैं, कई मांग यहां पर रखी जा रही है। इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ ईरान के नेता अपनी बात यहां पर रखते हैं, दूसरी तरफ जनता कुछ और चाह रही है, बुर्का उतारा जा रहा है, उससे आजादी वहां की जनता को चाहिए, महिलाओं को चाहिए, युवा रोजगार मांग रहे हैं। आप किस तरीके से आप इसको देख पा रहे हैं? कहीं ना कहीं उनको बुर्के से आजादी चाहिए। एक बार फिर से मैं आपको वीडियो दिखा देता हूं, आपने स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं पूरे मामले को? देखिए प्रद्युमन जी, जय हिंद। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में आने का, और अपने संजीव जी को भी नमस्कार। तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहता हूं कि 1979 तक जो एक फ्रीडम देखी थी, एक आजादी देखी थी, जो पश्चिम मुल्कों का एक इन्फ्लुएंस था, अरे उनके तो डिफेंस भी पूरी की पूरी अमेरिकन थी। F4, F5, F14 जहाज या M16 पैटर्न टैंक्स और जो दूसरे कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स, तो देखे कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अमेरिका के इन्फ्लुएंस के अंदर आता था तब। और अमेरिका उसको मिडिल ईस्ट के अंदर अपना एक बहुत बड़ा एलाई समझता था। इजराइल के साथ भी उसके सीक्रेट रिलेशंस थे। तो वो जब 1979 का रेवोल्यूशन आया, तो वो शाह मोहम्मद कहलवी जो उस समय थे, वो काफी ऑटोक्रेट या तानाशाह की तरह, करप्शन बहुत बढ़ गया था। तब भी लोग जो है सड़कों पे आए और रेवोल्यूशन हुआ, लेकिन वहां कट्टरवादी सोच की विक्ट्री हुई। लेकिन इन कुछ दशकों में उन्होंने ये देख लिया है कि कहीं ना कहीं इस कट्टरवादी सोच ने देश को आगे प्रोग्रेस नहीं किया। अगर आपको याद हो, सितंबर 2022 के अंदर जब महसा अमीनी को मारा गया था कस्टडी के अंदर हिजाब प्रोटेस्ट में, तो 501 लोग उसके बाद मारे गए, क्योंकि लोग तब भी सड़कों पे आए थे, पर इस व्यापक तरीके से प्रोटेस्ट नहीं थे तब।
आज जो प्रोटेस्ट है वो बेसिकली आर्थिक स्थिति की वजह से है। और वो आर्थिक स्थिति क्यों आई? क्योंकि जो प्रतिबंध अमेरिका ने लगाए हैं उनके ऊपर, चाहे वो तेल का एक्सपोर्ट है या कोई और ट्रेड के प्रतिबंध है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो 50% से ऊपर महंगाई दर पहुंच चुकी है, 72% से ऊपर खाने की चीजें महंगी हो चुकी हैं और 6 साल से सूखा पड़ रहा है, यानी कि खाने को दाना नहीं और पीने को पानी नहीं। लोगों में त्राही त्राही मच रही थी। और रियाल जब गिर के 14 लाख से नीचे पहुंच गया, 14,29,000 पे $1 के प्रति आता है, तो इस बात से उनकी जो चीजें खरीदने की क्षमता थी वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो गई थी। दवाइयां तक नहीं मिल रही थी, तो लोगों का सड़कों पे आना लाजमी था। आज ईरान की स्थिति बहुत ही गंभीर है। आज ईरान की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और जब वो हिजाब को ऐसे निकालते हैं और दिखाते हैं तो जो एक घुटन हो जाती है जब आप कड़क नियम को करते हैं। आप याद रखिएगा कि 2022 में भी जब हिजाब का चला था प्रोटेस्ट, इन्होंने नियम वापस नहीं लिए, अपने कड़े नियम तो वही हैं। ये अलग बात है कि थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन में इन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया था, लेकिन उसके बाद अब वापस वो उसी तरीके से स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी तंग आ चुकी थी स्ट्रॉन्ग कंट्रोल से, जो कि उनके ऊपर दर्शाया जा रहा था। ये याद रखिएगा आप कि जब भी लोगों के अंदर घुटन बढ़ जाती है, जब भी लोगों को 2 वक्त की रोटी और पीने को पानी नहीं मिलता, तो लोग सड़कों पे आएंगे और ऐसे प्रोटेस्ट होंगे। और ये प्रोटेस्ट लाजमी भी है और ये प्रोटेस्ट कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इंसान 2 वक्त की रोटी तो चाहता ही है। और अब जो ये दर्शा रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट अब खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि यहां पे इनको आग लगाने में इजराइल और अमेरिका का भी हाथ है। और जैसे कि ट्रंप ने बोला है, हमारे जहाज लॉक्ड एंड लोडेड है, अगर प्रदर्शनकारी मारे जाते हैं। यहां पे तो 648 से लेके फिगर्स कह रही है 3,000, कोई तो 6,000 भी कह रहे हैं, कई मीडिया आउटलेट्स तो 6,000 की बात कर रहे हैं, लेकिन हजारों के करीब लोग मारे गए हैं और उनको क्लियर निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई हैं। साथ में जो दूसरा प्रो खोमैनी की जो साथ में रैलीज की जा रही हैं, ये इनको इकट्ठा किया जा रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं इकट्ठा करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। संजीव जी, एक तरफ तो लोगों की अपनी मांग है, ईरान में स्थिति क्या है वो सबके सामने है, लेकिन जो हाल हमने वेनेजुएला का देखा, और वो ही कहीं ना कहीं अब ट्रंप की दखलंदाजी से ईरान में भी होता हुआ नजर आ सकता है क्या? क्योंकि ईरान भी बिल्कुल बदले के मूड में। ईरान साफ तौर पर कह चुका है कि अगर अमेरिका ने या उसके सहयोगी देशों ने किसी भी तरीके का हस्तक्षेप किया तो ईरान बदला जरूर लेगा और हम पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा क्योंकि हम सक्षम हैं। ऐसी परिस्थिति बन सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ईरान ऐसी किसी भी स्थिति को रिस्पॉन्ड अवश्य करेगा। ईरान वेनेजुएला नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अगर कोई ऑपरेशन लॉन्च करता है तो उसमें वो सारी सावधानियां बरतेगा। और उसके लिए जैसे कि रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल अपने आप को प्रिपेयर कर चुका है। इजराइल ऐसी किसी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसने अपने आप की तैयारियां पहले से ही कर रखी हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कोई बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजने नहीं जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के जो बूट्स ऑन द ग्राउंड को भेजने का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसके जो अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे वो 2003 का इराक का इन्वेजन हो, जिसमें कि अमेरिका गया तो जरूर, उसने सद्दाम हुसैन की रिजीम को टॉपल भी किया, लेकिन वहां इंसर्जेंसी शुरू होने की वजह से उसको निकलने में लगभग 1 दशक का समय लगा। तालिबान की रिजीम को अमेरिका ने जरूर जाकर के बदला 9/11 के हमले के बाद, लेकिन वहां से निकलने में अमेरिका को 20 वर्षों का समय लगा। तो अमेरिका कोई लड़ और ईरान की स्थिति और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि कहने की कॉम्प्लिकेटेड जो है वो यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। बल साहब, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति यहां पर बनी है, अगर ऐसा हस्तक्षेप अमेरिका करता है तो ईरान इतना सक्षम है कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दे पाए? ईरान की फौजें अगर हम देखें टोटल जो है वो 4,20,000 के करीब है, जिसमें 3.5 लाख जो है वो ग्राउंड फोर्सेस हैं, 37,000 के करीब एयरफोर्स है, 18,000 के करीब उनकी नेवी है। ना तो उनकी एयरफोर्स अमेरिकन ऑनस्लॉट पे एक दिन भी टिक पाएगी और ना ही उनकी नेवी टिक सकती है अमेरिकन ऑनस्लॉट की मिडिल ईस्ट के अंदर। पर एक चीज बहुत अच्छी जो संजीव जी ने कही थी कि अमेरिका कभी भी वहां बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेगा, नहीं तो तालिबान को हटाने के बाद 20 साल के बाद तालिबान को वापस हैंड ओवर करके गए थे और ये काम शुरू हो गया था ट्रंप के पहले टर्म के अंदर और फिर बिडेन के टाइम में ये कंप्लीट हुआ था।
तो कहीं ना कहीं जो वियतनाम का भी इनका एक्सपीरियंस रहा है, जहां बॉडी बैग्स वापस आए थे, जिसकी वजह से अमेरिका के अंदर एक रिवल्शन हो गया था युद्ध के लिए। तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करेंगे, लेकिन वो एयर अटैक कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो अमेरिका करना चाहेगा वो तो ये करना चाहेगा कि इजराइल को एनकरेज करे कि वो लीड करें अटैक्स के अंदर, और साथ में उनको फॉलो अप करे लॉन्ग रेंज बॉम्बर स्ट्राइक से। मैंने यहां तक सुना है कि B-2 बॉम्बर्स उनके डिप्लॉय हो चुके हैं, और साथ में एयर टू एयर रिफ्यूलर्स भी डिप्लॉय हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लॉन्ग रेंज आने वाले समय में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं। चलिए ठीक है, अब समय कम है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, ईरान अपने ही पाले हुए नागों से डसा जा रहा है और स्थिति बेहद भयावह होती हुई नजर आ रही है।